सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है आप सभी स्वस्थ हैं और मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं। बच्चों, आज अपनी इस वीडियो में हमें एक नया पाठ शुरू करना है। कौन सा पाठ? आज हम पढ़ेंगे साहित्य का, लिटरेचर का पाठ 10, व्यवस्था को आखिर कौन बदलेगा। तो बताइए, व्यवस्था मतलब सिस्टम है ना। हमारे आसपास, हमारे समाज में, हमारे देश में जो भी सिस्टम है, जो भी व्यवस्था है, चाहे वो डाक विभाग की व्यवस्था हो, रेल विभाग हो, है ना, कोई भी बैंक कार्यालय हो, जो भी व्यवस्था हमारे आसपास चल रही है, उसको आखिर बदलेगा कौन और क्या जरूरत है बदलने की। आपको लगता है आप जहां रह रहे हैं वो जगह बिल्कुल हर तरीके से सुरक्षित है, या फिर वो बहुत ही सुंदर है, वहां कुछ भी बदलाव की कोई जरूरत नहीं है? क्या आपको ऐसा लगता है? या फिर आपको ये लगता है कि जहां भी आप रह रहे हैं, आप और हम जहां भी रह रहे हैं, वहां पर किसी ना किसी बदलाव की आवश्यकता है। वहां जो भी कार्यालय हैं, वहां पे जो काम करने वाले लोग हैं, उनके काम करने के तरीके में कोई ना कोई बदलाव आना जरूरी है। क्या आपको ऐसा लगता है? और अगर हाँ, बदलाव की जरूरत है, अगर व्यवस्था को बदलने की जरूरत है, तो इस व्यवस्था को आखिर बदलेगा कौन? कौन बदलेगा? ईश्वर। हाँ, ईश्वर कोई ना कोई रूप लेके धरती पे आएगा इस व्यवस्था को बदलने के लिए, या कोई जिन आएगा, या फिर हमारी सरकार बदलेगी, या फिर आप और मैं। कौन बदलेगा इस व्यवस्था को? यही प्रश्न उठा रहे हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये जो पाठ है, ये एक विचार परक निबंध है ना। APJ अब्दुल कलाम जी ने अपने बहुत से विचार इस पाठ में हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं, ताकि उनके विचारों को हम जानें, समझें और सोचने पे मजबूर हो जाएं कि इस व्यवस्था को आखिर कौन बदलेगा। तो किस व्यवस्था को बदलने की जरूरत है, कैसे ये व्यवस्था बदली जाएगी, ये सब जानेंगे हम अपने इस पाठ में। लेकिन पाठ शुरू करने से पहले, APJ अब्दुल कलाम जी के विचारों को जानने से पहले जान लेते हैं APJ अब्दुल कलाम जी के बारे में। वैसे मुझे पता है कि आप सभी को इस महान हस्ती के बारे में, है ना, इतने महान हमारे जो राष्ट्रपति रह चुके हैं, 11वें राष्ट्रपति जो हमारे रह चुके हैं, उनके बारे में आप सभी जानते हैं। लेकिन फिर भी संक्षिप्त में एक बड़ी चर्चा कर लेते हैं। इनका पूरा नाम था अबुल पाकिर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम, जिनको मिसाइल मैन भी कहा जाता है। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम, तमिलनाडु में हुआ। इनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 को शिलोंग में, मेघालय है ना, वहां पर हुई। इनको बहुत से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जैसे भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भी अनेक पुरस्कार इन्हें दिए गए। इनका जो कार्य क्षेत्र था, ये राष्ट्रपति रह चुके, ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त ये प्रोफेसर थे, लेखक भी थे। बहुत महान लेखकों में इनकी गिनती की जाती है, इनके विचारों को जाना जाता है, और ये एक बहुत बड़े वैज्ञानिक भी थे। तो ये तो हो गया अब्दुल कलाम जी के बारे में। चलिए अब देखते हैं कि अब्दुल कलाम जी ने इस पाठ में क्या बताया है ना, क्या कहना चाहते हैं, कौन से विचार साझा करना चाहते हैं हमारे साथ। तो अब्दुल कलाम जी ने कहा कि मैं 3 सपने भारत के लिए देखना चाहता हूँ। ठीक है, कौन कौन से सपने हैं? तो उन्होंने कहा सबसे पहला सपना है स्वतंत्रता की रक्षा करना, यानी कि भारतीयों को अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए। अगर भारतीय अपनी स्वतंत्रता की रक्षा नहीं करेंगे तो कोई भी उसका सम्मान नहीं करेगा, है ना। तो स्वतंत्रता सबसे पहला सपना है। वो सपना जिसे हमने सबसे पहले कब देखा था? 1857 में। 1857 का विद्रोह हुआ था ना, अपने इस देश की आजादी के लिए कितने महान क्रांतिकारियों ने अपनी जान गंवा दी, अपना सब कुछ गंवा दिया, शहीद हो गए, है ना। और उस स्वतंत्रता को अगर हमने खो दिया, हम किसी के गुलाम बन गए, तो क्या होगा? कोई हमारा सम्मान करेगा? नहीं। तो पहला सपना अब्दुल कलाम जी का है कि हर व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए। फिर दूसरा सपना वो देखते हैं कि भारत को विकसित देश बनाना। पिछले 50 सालों से, आजादी से अब तक, है ना, कितने साल गुजर गए,
हमने बहुत कोशिश की, बहुत आगे बढ़ने का हमने प्रयास किया। पूरा विश्व भारत का गुणगान करते नहीं थकता, है ना। लेकिन उसके बावजूद भी हम आज भी विकासशील देशों की गिनती में आते हैं। हम डेवलप्ड नहीं है, है ना। हम विकसित देशों की गिनती में नहीं है। क्यों? क्यों हमारे अंदर इतना भी क्या कह सकते हैं, आत्मनिर्भरता अभी तक नहीं आई है कि हम स्वयं को, अपने आप को एक विकसित देश देख सके। तो स्वयं को विकसित देश बनाना अब्दुल कलाम जी का दूसरा सपना है। और हमारा भी होना चाहिए। उसके बाद है तीसरा, दुनिया के साथ चलाना। किसको? भारत को। भारत को दुनिया के साथ चलाना है। भारत को दुनिया से अलग नहीं रखना, ठीक है। अपने विचार हमारे अलग हो सकते हैं, लेकिन दुनिया में क्या हो रहा है इसकी खबर हमें होनी चाहिए। हमको भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ना चाहिए, ठीक। तो भारत को दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलाना, ये अब्दुल कलाम जी का तीसरा सपना है। तो ये तो है बेटे 3 सपने जो अब्दुल कलाम जी ने देखे भारत के लिए। अब भारतीयों के मन में क्या चल रहा है, आपके और हमारे मन में क्या चलता है भारत के लिए, ये भी अब्दुल कलाम जी हमें बता रहे हैं। तो भारतीयों की क्या समस्या है, भारत के लोग, जो भारत के नागरिक हैं, वो आए दिन क्या बोलते रहते हैं कि भारत एक कैसा देश है। वो कहते हैं कि भारत है जो वहां की सरकार अक्षम है, यानी कि बेकार है, असमर्थ है, कोई काम नहीं कर सकती। यहाँ के जो कानून है वो पुराने हैं, बेकार हो चुके हैं, किसी काम के नहीं है। यहाँ की जो नगर पालिका है वो कोई कूड़ा वूड़ा नहीं उठाती, हर तरफ गंदगी फैला के रखती है। यहाँ पर फोन काम नहीं करते, रेल समय पर नहीं आती है, हवाई सेवा बिल्कुल घटिया है, डाक विभाग का कोई पता ही नहीं, कोई पत्र समय पर ही नहीं आता, आदि। ये तरह तरह की समस्याएं भारतीय आए दिन उठाते रहते हैं। लेकिन भारत के लोग करते क्या है? करते क्या है? सिर्फ समस्या उठाना। हाँ, सिर्फ समस्या उठाते हैं, या फिर अब्दुल कलाम जी की तरह सपने भी देखते हैं और उन्हें पूरा करने की कोशिश भी करते हैं। क्या करते हैं भारत के लोग? तो अब्दुल कलाम जी आगे कहते हैं क्या, वो भारतीयों का व्यवहार बताते हैं कि जो भारत के लोग हैं, जो भारतीय हैं, उनका विदेशों में कैसा व्यवहार होता है और भारत में उनका व्यवहार कैसा होता है। तो देखते हैं क्या अंतर है विदेशों में भारतीय, ठीक है। जब कोई भारत का व्यक्ति विदेश जाता है तब वो कैसे बिहेव करता है, तब वो कैसे व्यवहार करता है, और जब वो भारत में रहता है तब वो कैसे व्यवहार करता है, इसे देख लेते हैं। इस पाठ में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हमें कई उदाहरण देकर ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो भारतीय हैं, भारत के जो लोग हैं, वो विदेशों में जाकर अलग आचरण करते हैं, अलग व्यवहार करते हैं, और भारत में रहकर उनका व्यवहार बिल्कुल बदल जाता है। जैसे भारत में रहते हैं तो किसी नियम कानून को नहीं मानते, विदेशों में वो नियम कानून का भी पालन करते हैं, बहुत ही सभ्य जीवन जीते हैं, वहाँ की इमारतों पर गर्व महसूस करते हैं, जबकि अपनी जन्मभूमि पर किसी भी तरह का गर्व महसूस नहीं करते, बल्कि जहाँ तहाँ गंदगी फैलाते रहते हैं, है ना। ये अंतर आपने भी देखा होगा। कई उदाहरण दिए उन्होंने कहा आप सिंगापुर जाओ, सिंगापुर में अगर आप जाते हो तो आपकी इतनी हिम्मत नहीं होगी किसी भी भारतीय की कि वो कहीं पर भी सिगरेट के टुकड़े फेंक दे या फिर किसी स्टोर में बैठकर कुछ खा ले, है ना। अगर आप किसी भी शॉपिंग मॉल में ज्यादा समय के लिए रुक जाते हो तो आपको पार्किंग में दोबारा आके टिकट खरीदनी पड़ेगी, है ना। चाहे आप कितने भी अमीर क्यों ना हो, वहाँ किसी भी तरीके का आप कमीशन देने का उनको लालच नहीं दे सकते। अगर आप वॉशिंगटन चले जाओ तो वहां पर भी आपकी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि तेज गाड़ी चलाने पर ट्रैफिक पुलिस वाले को आप ये कह सको कि जानता है मैं कौन हूँ, मैं फलाने का बेटा हूँ। इतनी कहने की हिम्मत नहीं होगी कि दफा हो जाओ यहाँ से, अपना कमीशन लो और दफा हो जाओ। कह सकते हो क्या आप वॉशिंगटन में? ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन भारत में आप ऐसा कह सकते हैं, है ना। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी आप समुद्र तट को गंदा नहीं कर सकते, है ना। नारियल पानी पिया और फेंक दिया उसे समुद्र के किनारे, कर सकते हो आप? नहीं कर सकते। जापान में टोक्यो की सड़कों गलियों में भी आप पान खाकर पीक नहीं थूक सकते कहीं पर भी, लेकिन भारत में आप ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब्दुल कलाम जी हमसे पूछते हैं कि विदेश में जाकर
जब आप विदेश में जाते हैं तो वहाँ के कानून और व्यवस्था का तो आप पालन कर सकते हैं, लेकिन अपने देश में रहकर आप उससे परहेज क्यों करते हैं? अपने देश में रहकर आप उनका पालन क्यों नहीं करते? यहाँ पर भारत आते ही आप यहाँ पर सिगरेट फेंकना, कागज के टुकड़े या रैपर्स, है ना, चिप्स के रैपर्स, ये फेंकना क्यों शुरू कर देते हैं? जब आप दूसरे देश में एक सभ्य और सराहनीय, एक बहुत ही अच्छे नागरिक बन सकते हैं, तो अपने देश में आकर आपको क्या हो जाता है? अपने देश में आप इन कानूनों का पालन क्यों नहीं करते? हम क्या करते हैं? क्या करते हैं हम सिर्फ और सिर्फ सरकार चुनते हैं, है ना। हम सिर्फ मतदान देते हैं और उसके बाद सब कुछ सरकार पर छोड़ देते हैं कि अब जो करेगी सरकार करेगी। हम सिर्फ और सिर्फ बैठे रहते हैं, बातें करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सरकार सब कुछ करे। हम कुछ नहीं करेंगे। हमने सिर्फ एक वोट किया है, सिर्फ एक मतदान दिया है, ये सोचकर कि अब सारी जिम्मेदारी सरकार की है, हमारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। सफाई अगर कोई करेगा, है ना, तो सरकार करवाएगी सफाई। हम तो सिर्फ कूड़ा फैलाने के लिए हैं, है ना। कभी हम ऐसा करते हैं कि कहीं पे कूड़ा पड़ा हो और हम उसको उठा के कूड़ेदान में डाल दें? नहीं, हम कभी भी ऐसा नहीं करते। रेलवे से हम उम्मीद करते हैं कि वहां पर सब कुछ साफ सफाई का ध्यान रखा जाए, शौचालय, अस्पताल के शौचालय हो वो बिल्कुल साफ सफाई हो, शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी हो, लेकिन उन दीवारों को गंदा करना, है ना, शौचालयों को गंदा करना, सरकार गंदा करने को ही आ रही है। सरकार ने हमारे को बना के दिए, है ना, कितनी सारी इमारतें बना के दी, कितने सारे अस्पताल, सुंदर अस्पताल बनाकर दिए, लेकिन उनको गंदा कौन करता है? हम उन्हें साफ करना नहीं सीखते, हम उनको साफ करने की कोशिश नहीं करते। अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि इस व्यवस्था को आखिर बदलेगा कौन? बताइए, कौन बदलेगा? पड़ोसी बदलेंगे या दूसरे समाज के लोग बदलेंगे या सरकार बदलेगी? आपकी और मेरी, हमारी क्या कोई जिम्मेदारी नहीं है इस व्यवस्था को बदलने की? यही ज्वलंत प्रश्न अब्दुल कलाम जी हमसे पूछ रहे हैं। तो ये था हमारा पाठ। अब अब्दुल कलाम जी हमें समझाना क्या चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं इस पाठ के माध्यम से हमें? तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों, आखिर हमें करना क्या चाहिए? क्या कहना चाहते हैं अब्दुल कलाम जी? क्या उम्मीद है उन्हें हमसे? तो देखिए, वो कहते हैं हमें क्या करना चाहिए। हमें अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति सतर्क होना चाहिए। अक्सर होता क्या है, हम अधिकारों के प्रति तो सतर्क होते हैं कि हमें क्या क्या मिलना चाहिए, लेकिन हमारे कर्तव्य क्या है? हमारे संविधान में अधिकार और कर्तव्य दोनों की बात की गई है, लेकिन हम बात करते हैं तो किसकी? अधिकारों की, कि हमें ये चाहिए, हमारे ये अधिकार हैं, हमारे ये राइट्स हैं, है ना, घूमने फिरने का, बोलने का, कहीं भी आने जाने का, तरह तरह के अपने अधिकारों की हम क्या करते हैं? बातें करते हैं, लेकिन कर्तव्यों की तरफ हम बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं देते। तो वो कहते हैं अधिकार और कर्तव्य दोनों का ज्ञान होना चाहिए, और केवल ज्ञान ही नहीं होना चाहिए, हमें कर्तव्यों का तत्परता से पालन भी करना चाहिए, अपनी ड्यूटीज को, अपने कर्तव्यों को निभाना भी चाहिए। इसके बाद कहते हैं आत्म सुधार करना चाहिए। केवल दूसरों में दोष देखना, सिर्फ समाज में, हमारे भारत में क्या क्या कमियां हैं, केवल यही सब करना कि ये अफसर ढंग से काम नहीं करता, नगर पालिका ढंग से काम नहीं करती, है ना, बस विभाग ढंग से काम नहीं करते, हम तरह तरह के क्या करते रहते हैं? दोष निकालते हैं दूसरों में। लेकिन हमें करना क्या चाहिए? आत्म सुधार करना चाहिए, अपना सुधार करना चाहिए। एक एक व्यक्ति अपने आप को सुधार लेगा तो देश अपने आप सुधर जाएगा। स्वार्थी जीवन का त्याग करना चाहिए। ज्यादातर समस्याएं क्यों उठती हैं? स्वार्थी जीवन के कारण। हम सिर्फ अपने हितों के बारे में सोचते हैं, अपने भले के बारे में सोचते हैं। अगर हमारा काम बन रहा है किसी को घूस देकर, किसी को रिश्वत देकर, तो हम देने को तैयार हैं, लेकिन अगर कोई सामने वाला ले रहा है तो हमें उसमें ऑब्जेक्शन है, हमें उसमें परेशानी है। तो हमें खुद भी बिल्कुल तैयार रहना चाहिए कि चाहे कितना भी हमारा जरूरी काम क्यों ना हो, हम रिश्वत नहीं देंगे, है ना, हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। समाज को खुशहाल बनाना चाहिए, चाहे किसी भी तरह हो। हमारे को अपने हितों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, सब कुछ जो है वो समाज के बारे में सोचना चाहिए, देश के बारे में सोचना चाहिए। यही सब अब्दुल कलाम जी हमें समझाना चाहते हैं इस पाठ के माध्यम से। अब देख लेते हैं आपका गृह कार्य क्या करना है आपने।
तो बेटे देखिए, सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे शब्दार्थ व वाक्य रचना। आप जानते ही हैं हम 5 शब्दार्थ करते हैं। आप अपनी किताब में से कोई भी 5 कठिन शब्द जो भी आपको लगे वो आप लिखेंगे, उनका अर्थ लिखेंगे और वाक्य बनाएंगे। ठीक है, वाक्य सर्वनाम शब्दों से नहीं बनाएंगे। तो ये मैंने आपको करके दिखाया है। 2 शब्द मैंने लिखे हैं, बाकी 3 मैंने छोड़े हैं, वो आप अपने लिख सकते हैं। ये वाले 2 भी आप अपने लिख सकते हैं, जैसे निराकरण, समाधान। वाक्य आप किससे बनाएंगे? निराकरण से। सुदृढ़ यानी कि मजबूत, वाक्य बनाएंगे सुदृढ़ से। तो इसी तरीके से कोई भी, जरूरी नहीं है आपको ये 2 शब्द लिखने हैं, आपको जो मुश्किल लगे कोई 5 शब्दार्थ आपने करनी है। तो ये आपका पहला काम है, 5 शब्दार्थ करना और वाक्य रचना करना। अब देख लेते हैं लघु प्रश्न और दीर्घ प्रश्न। तो चलिए अब बात करते हैं लघु प्रश्नों की। जैसा कि आप जानते हैं कि हम 5 लघु प्रश्न करते हैं, है ना। तो ये 5 लघु प्रश्न है आपके। पहला प्रश्न पेज नंबर 81 पर, ठीक है, 81 पेज नंबर पे दिया गया है। मौखिक प्रश्न है ये। दूसरा क्या प्रश्न है? लेखक का पहला सपना कौन सा है? तो लेखक का पहला सपना कौन सा था? स्वतंत्रता, है ना। यह सपना हमने सबसे पहले कब देखा था? 1857 में। मगर आप इतना ही नहीं लिखेंगे, आप अपने शब्दों में बढ़ा के लिखेंगे, ठीक है, 3 से 4 पंक्तियों में। फिर दूसरा है, हम भारत में सरकार चुनने के बाद किस बात के इंतजार में बैठे रहते हैं? ये पेज नंबर 83 पर, ये भी मौखिक प्रश्न है। मौखिक प्रश्न का दूसरा है ये, ठीक है। तो भारत में सरकार चुनने के बाद किस इंतजार में बैठे रहते हैं हम लोग? कि सरकार ही काम करेगी, हमें काम करने की क्या जरूरत है? हमने मतदान कर दिया, वोट दे दिया, अब आगे की जिम्मेदारी सरकार की है, हम हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा प्रश्न का उत्तर है, जिसे आप अपने शब्दों में बनाकर लिखेंगे। बाकी ये जो 3 प्रश्न है ये पेज नंबर 83 पर ही है ना। लिखित प्रश्न है, पहला, दूसरा, तीसरा। अब देखते हैं अपना तीसरा प्रश्न। भारत के विकास को लेकर लेखक के मन में कौन सा स्वप्न पल रहा है? तो लेखक अब्दुल कलाम जी के मन में क्या स्वप्न चल रहा है? विकास को लेकर कि भारत जो है, जो विकासशील देश है, उसे जल्दी से जल्द विकसित देश बनाया जाए, ठीक है। फिर सरकार और व्यवस्था के प्रति आम शिकायतें क्या क्या हैं? तो हमारी शिकायतें क्या है? सरकार अपना काम नहीं करती, नगर पालिका कूड़ा नहीं उठाती, हवाई जहाज समय पर नहीं आते, है ना, बेकार व्यवस्था है पूरी, किसी को काम करने का ढंग नहीं है। तो ये सब अपनी आम शिकायतें लिख सकते हैं। फिर है हमारा 5वां प्रश्न, भारत दुनिया के साथ चले, लेखक ने इसकी आवश्यकता पर बल क्यों दिया है? ये तीसरा सपना था कि दुनिया के साथ चले। अगर हम दुनिया के साथ नहीं चलेंगे, भारत के लोग, भारत, तो क्या होगा? कोई भी भारत का सम्मान नहीं करेगा। तो ये थे हमारे 5 लघु प्रश्न। मैंने इनको शॉर्ट में समझाया है, आप अपने विचारों को विस्तार से लिखेंगे, ठीक है लघु प्रश्न, लेकिन कम से कम 4-5 पंक्तियों में उत्तर लिखेंगे। अब देख लेते हैं दीर्घ प्रश्न। ये दीर्घ प्रश्न पेज नंबर 84 पर, 84 पर दिए हुए आखिरी 2 क्या है ये? पहला प्रश्न है, जब किसी अन्य देश में आप एक सभ्य व सराहनीय नागरिक बन सकते हैं तो अपने देश में क्यों नहीं? आप दूसरे देश जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, आप एक सभ्य नागरिक बनते हैं, तो भारत में क्यों नहीं बन सकते? लेखक का ये जो कथन है, ये जो स्टेटमेंट है, हमें किस तरह की सोच विकसित करने के लिए प्रेरित करती है कि जैसा व्यवहार हम दूसरे देशों में करते हैं, हमें वैसा ही व्यवहार भारत में भी करना चाहिए, ठीक है। दीर्घ प्रश्न है तो बढ़ा के लिखना आप अपना उत्तर, अपने विचारों को। दूसरा प्रश्न है आपका, तो इस व्यवस्था को कौन बदलेगा? कौन बदलेगा इस व्यवस्था को, इस सिस्टम को? लेखक के इस प्रश्न का समाधान क्या हो सकता है? लेखक ने तो हमारे सामने प्रश्न रख दिया कि बताओ भाई कौन बदलेगा इस व्यवस्था को? आपके हिसाब से कौन बदलेगा? मेरे हिसाब से इसका तो समाधान ये है कि आप और मैं, एक आम नागरिक ही इस समस्या को खत्म कर सकता है, ठीक है। और कैसे? अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझकर, ठीक। तो ये था आपका पाठ, लघु प्रश्न और दीर्घ प्रश्न। ये आपने अपनी कॉपी में करने हैं। 5 शब्दार्थ व वाक्य रचना, 5 लघु प्रश्न, 2 दीर्घ प्रश्न। इस तरीके से आपका पाठ खत्म होता है। अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो हमेशा की तरह मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेंगे।